तो भाई आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बिजनेस स्टडीज का। जैसे कि हम जानते हैं बिजनेस स्टडीज का एग्जाम अब बहुत करीब है। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को लेकर काफी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसमें वो कई बार स्टक हो जाते हैं। तो क्या है जी? चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या नाम है भाई? कैपिटल स्ट्रक्चर। काफी सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मींस रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो टोटल कैपिटल है, उस टोटल कैपिटल के स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का रेशियो कितना है, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? डेट अपॉन इक्विटी। सिंपल है। हाँ जी, टोटल कैपिटल में कितना पार्ट मेरा डेट का है और कितना पार्ट मेरा इक्विटी का है, उन दोनों के प्रपोर्शन, उन दोनों के रेशियो को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। और पूरी कैपिटल में सिर्फ डेट का प्रपोर्शन कितना है, दिस टर्म इज नोन एज फाइनेंशियल लीवरेज। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज का? डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो पूरी कैपिटल में आपका डेट का कितना प्रोपोर्शन है, इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा डेट यूज करती है वो मोर लेवर्ड कहलाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन लेस डिबेंचर यूज करती है वो लेस लेवर्ड कहलाती है। ये छोटी छोटी सी बातें जो टर्मिनोलॉजी में है। अब आते हैं इसकी मेन पार्ट पर। क्या पार्ट है जी? टॉपिक का नाम है भाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसका मैं फॉर्मेट अभी बनाने जा रहा था। क्या चीज है जी? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या होता है जी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? बड़ा सिंपल है, आराम से समझो। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसे बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस इंक्रीज इन the value of equity shares। क्या बोला भाई मैंने? इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? बाय यूज ऑफ डेट। अब यहां पर आकर बहुत सारे बच्चों को ये होता है, ये कैसी बात हो रही है? मतलब आप बोल रहे हो डेट का यूज कर रहे हो और उसका बेनिफिट मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जी, इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। कि जब आप डिबेंचर का यूज करें और डिबेंचर का यूज करने से आपकी अर्निंग पर शेयर यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल राइज। इस सिचुएशन को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। वो आपसे सिंपल क्वेश्चन भी कर सकता है, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आपको एक एग्जांपल देकर उसको समझाना पड़ेगा ये कैसे पॉसिबल होगा। और दूसरा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, और आपको वहां पर भी प्रूव करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल फॉर्म में वो क्वेश्चन के अंदर, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं कि ऑलरेडी किसी कंपनी के पास कुछ पैसे हैं, अब कंपनी डाइवर्सिफिकेशन के लिए और पैसा रेज करना चाहती है, तो वो आपसे सजेशन में पूछेगा कि कंपनी को वो डेट से इशू करना चाहिए या इक्विटी से, एंड ऑल ये सब चीजें आपको गिवन होगी। तो अभी आप इंपॉर्टेंट पार्ट में ये समझते हुए चले जो मैं आपको फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ। कौन सा फॉर्मेट? कि न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे कैसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को एक्सप्लेन करना है। तो आप फॉर्मेट देख ही रहे हो, मैंने काफी सारा फॉर्मेट बना ही दिया है। सबसे पहले आपकी शेयर कैपिटल आ गई, उसके बाद आपका डेट आ गया, और दिस इज टोटल कैपिटल। ये आपकी टोटल कैपिटल है। कुछ भी अज्यूम कर लीजिए अमाउंट, बाकी अभी हम आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखा देंगे।
पॉइंट कहां से शुरू होता है, ये जो मैं एरो लगा रहा हूं ना, यहां से ये न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होता है, जिसको हम प्रॉफिट और EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तीनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है पेपर में, आप ध्यान रखना, प्रॉफिट, EBIT और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हुआ क्या, कुछ भी, लेट टेक सम अमाउंट, 5 लाख 10 लाख आपको गिवन था प्रॉफिट का, आपने पुट कर दिया। अब जो प्रॉफिट आया है, तो भैया जो आपने पैसा कमाया है, अब उसमें से पैसा देना शुरू करो। अच्छा जी, सबसे पहले किसको दे, सबसे पहले इसमें जो मैंडेटरी पेमेंट है आपकी, वो है इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इट इज मैंडेटरी, ये सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन में चेक करें कितना डिबेंचर इशू किया है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो पक्का क्वेश्चन में दे रखा होगा इतना डिबेंचर इशू करा है, 7% पे, 8% पे, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल के पुट कर देना और इसमें से इसको डिडक्ट कर देना। ठीक है जी। तो प्रॉफिट में से सबसे पहली पेमेंट जो हम डिडक्ट करते हैं वो कौन सी है, वो है इंटरेस्ट ऑन डेट। ठीक है सर, अब क्या बचा, अब बचा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है जी, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो अभी आपने जो पे कर दिया उसमें इंटरेस्ट जा चुका है, लेकिन अभी टैक्स का अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। अब आप स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। सेकंड स्टेप वो क्या है जी, अब मैंने इसमें से लेस करना है टैक्स का अमाउंट। ये कैसा है जी, क्वेश्चन में टैक्स गिवन होगा आपको 30, 40, 50%। आपको पता ही है प्रॉफिट पर हमें टैक्स देना पड़ता है सरकार को, वो टैक्स अब आपको यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका टोटल अमाउंट बचा था उसमें से ये अमाउंट भी डिडक्ट कर दीजिएगा, और डिडक्ट करने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, जो बैलेंस यहाँ पर आपका बचा था उसमें से आपने टैक्स रेट को माइनस करना है। टैक्स रेट क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, 40-50% जो भी होगा, तो आप इस वाले अमाउंट का उतना परसेंट निकाल दीजिएगा, चाहे वो 30% हो, चाहे वो 50% हो। डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बचती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। EAIT भी कहते हैं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, तो ये है जो फाइनली मेरा प्रॉफिट बचा है, सरकार को भी दे दिया, जिसको इंटरेस्ट देना था उसको भी दे दिया। अब मैं फ्री हूं, अब फ्री नहीं हूं, जिन्होंने मेरी कंपनी के अंदर रिस्क शेयरिंग की है, यानी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स, उनको पैसा देने की बारी आ गई। तो यहां पर आप EPS क्या बोलते हैं भाई, इसको अर्निंग पर शेयर, ये एस्टिमेट करोगे। फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कह दीजिए आप। तो आपका जो भी लेट सपोज अमाउंट आएगा यहाँ पर, सब कुछ देने के बाद आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। सर ये कहाँ से पता लगेगा, भाई यहाँ शेयर कैपिटल से पता लगेगा ना, यहाँ पे दे रखा होगा इतने लाख रुपए रेस करें, फेस वैल्यू के ऊपर 10 रुपए का शेयर होगा, 100 रुपए का शेयर होगा, आप डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना, और नंबर ऑफ शेयर से उसको डिवाइड कर देना, यू विल गेट अर्निंग पर शेयर। और आपको अर्निंग पर शेयर से आइडिया हो जाएगा कि अर्निंग पर शेयर पहले से बढ़ गई या कम हो गई। चलिए अब आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान के चलिए दो कंपनीज है, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई। ठीक है सर, दोनों कंपनीज का फॉर्मेट देख लीजिए। कंपनी ए कहती है हमने शेयर से अमाउंट रेस करा है 10 लाख रुपीज। कंपनी वाई उसी जगह बोल रही है हमने तो इक्विटी शेयर से सिर्फ 5 लाख रुपए रेस किए हैं। कितने का शेयर है जी, 10 रुपए का शेयर है दोनों का। ठीक है जी, नेक्स्ट डेट की बात करी
तो कंपनी वाई ने प्रेफरेंस नहीं दी डिबेंचर्स को, कंपनी एक्स ने। कंपनी वाई बोल रही है हमने तो भाई 5 लाख रुपए डिबेंचर से भी रेस करे हैं एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। बढ़िया है जी। दोनों की टोटल कैपिटल 10 लाख रुपीज। हाँ जी। अब यहां पर क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगे, आप ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। EBIT यहां पे मैं लिख रहा हूं गिवन वैल्यूज। EBIT आपको गिवन है कि आपका EBIT है 40%, यानी टोटल कैपिटल का आपको 40% फायदा हो रहा है। तो कितना हो गया भाई 40%? EBIT यानी मेरा ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 40% ऑफ टोटल कैपिटल। तो 10 लाख का भाई 40% निकाल लो तो कैलकुलेशन हमें आती है 4 लाख रुपए हो गया। दोनों का प्रॉफिट 4 लाख रुपए। चलो जी सर, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, क्या है मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूं। क्वेश्चन में टैक्स रेट भी गिवन है 50%। ठीक है जी। बाकी सब चीजें गिवन है। तो मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से सबसे पहले जो चीज डिडक्ट होगी वो है इंटरेस्ट ऑन डेट। एक्स कंपनी खुश हो रही है, एक्स कंपनी बोल रही है लो भाई हमने तो डेट इशू नहीं करा, नो इंटरेस्ट, हमें तो कुछ देना ही नहीं है। वाई कंपनी बोल रही है हाँ जी हमने तो 5 लाख रुपए के डिवेंचर लिए थे 10% इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बैठ गया जी, 50,000 रुपए। इतनी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। 10% निकाल लिया तो ये कह रहे हैं लो जी लो प्रॉफिट में से 50,000 रुपए दो इनको। तो इनका प्रॉफिट बचा 3,50,000 रुपए। और एक्स कंपनी खुश हो रही है, कह रही है हमारे तो भाई पूरे 4 लाख रुपए बचे, मजा आ गया। हमें भी लग रहा है कि कंपनी एक्स बड़े एंजॉय कर रही है, इसको बड़ा मजा आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, देन डिडक्ट टैक्स रेट। कितना है जी, मात्र 50%। सरकार बोल रही है जी जो भी कमाया कमाया आधा हमें दे दो। अब एक्स कह रहा है लो जी 2 लाख रुपए लो, और वाई प्रॉफिट देगा 1,75,000। अब आके जरा थोड़ा सा दिमाग चला कि एक्स ने डेट इशू नहीं करा था, लेकिन एक्स का टैक्स अमाउंट वाई के टैक्स अमाउंट से ज्यादा है। एक्स दे रहा है 2 लाख रुपए टैक्स के, और वाई दे रहा है 1,75,000 रुपए टैक्स के। हमें एक पॉइंट और पता चला कि डेट इशू करने से हमारा टैक्स रेट, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अच्छा अब क्या बचा भाई, रेस्ट अमाउंट बचा 2 लाख रुपए इनके पास। वाई कह रहा है जी हमारे पास तो 1,75,000 ही बचे हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये जो बचा इसको क्या बोलेंगे, EAT। मैंने अभी आपको बताया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। अब निकालते हैं दोनों की EPS, अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला मैंने आपको भी पीछे बता दिया था, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक्स का EAT 2 लाख, कितने से डिवाइड करूं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए थे, 10 रुपए का एक, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख हो गए। आप कैंसिल करा, एक्स का आंसर आ गया 2। यानी यहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी अर्निंग पर शेयर 2 रुपए है। वाई पर आ जाओ भाई, वाई का EPS निकालते हैं। कितना, 1,75,000। हाँ जी यही है। अब डिवाइड करो उसको नंबर ऑफ शेयर से, तो 5 लाख रुपए रेस करे थे 10% के 10 रुपए की फेस वैल्यू पर। तो कितने शेयर हो गए, शेयर हो गए जी 50,000। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए। पॉइंट हटा दीजिए, 3.5। देख लीजिए एग्जाम्पल, एक्स कंपनी जिसने इक्विटी शेयर्स के साथ नो यूज ऑफ डेट, कोई डेट यूज नहीं किया, और वाई कंपनी जिसने इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ डेट भी यूज किया। इन दोनों कंपनी के एग्जांपल्स को अगर हम आगे लेते हुए चले तो अर्निंग पर शेयर किसकी ज्यादा आई, यानी कौन सी कंपनी है जिसके इक्विटी शेयर ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। आंसर इज वाई, बिकॉज EPS ऑफ वाई इज हायर देन EPS ऑफ एक्स। तो वाई कंपनी के EPS एक्स कंपनी के EPS से ग्रेटर है। सिंपली मीन कि वाई कंपनी वालों को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिला। इसको कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर आता है एग्जाम्पल की हेल्प से समझाएं तो आप इस तरह से एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करके उसको दिखाएंगे।
ठीक है जी। इस तरह से आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल उसको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल पर ही लेके चलता हूँ, जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आइडिया हो जाए कि अगर एग्जाम पे न्यूमेरिकल ही आ जाए तो हमें वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। चलिए, अब चलते हैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर लेकर आपको। ठीक है जी। अब आते हैं आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। चलिए, आइए, ये देखिए जी न्यूमेरिकल। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत बड़ा अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड वांट टू रेज फंड ऑफ 40 lakhs। 40 लाख रुपए की जरूरत है जी स्मार्ट लिमिटेड कंपनी को। बहुत बढ़िया जी। कंपनी को पैसे की जरूरत है 40 लाख रुपए, ठीक है जी, न्यू प्रोजेक्ट के लिए। मैनेजमेंट ने डेट और इक्विटी का मिक्स रेस करने की कोशिश करी। उसके अंदर उनके सामने 3 ऑल्टरनेटिव्स आए। पहला ऑल्टरनेटिव कहता है जी 40 लाख रुपए और डेट कुछ नहीं लो। दूसरा ऑल्टरनेटिव बोलता है 30 लाख रुपए, 10 लाख रुपए डेट से ले लो। और तीसरा ऑल्टरनेटिव बोल रहा है 10 लाख इक्विटी से लो और 30 लाख डेट से लो। 3 ऑप्शन आ रहा है उनके सामने। डेट पर इंटरेस्ट देना है आपको 9%। इक्विटी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। आपको टैक्स देना पड़ेगा 30% और आपका ईबीआईटी यानी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो मात्र 8 लाख रुपए है। आप बताइए अंडर विच ऑफ द थ्री, विच ऑल्टरनेटिव विल बी द कंपनी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कौन सी वाले ऑल्टरनेटिव के अंदर कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट उठाएगी, यानी जिसके अंदर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। आपको ये क्वेश्चन करना है सॉल्व। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ऑल्टरनेटिव नंबर 1 पे चलते हैं। 3 ऑल्टरनेटिव आपके पास 1, 2 एंड 3। तो यहां बना लेते हैं 1, 2 एंड 3। तीनों का लेके चलते हैं। कितना जी पहले वाले का? पहले वाले का सिर्फ 40 लाख है। दूसरा वाला बोल रहा है नहीं जी 30 लाख। और तीसरा वाला बोल रहा है नहीं जी सिर्फ इक्विटी से 10 लाख। डेट को लेकर ए ने हाथ खड़े करे, कह रहा है नहीं जी हमें डेट चाहिए ही नहीं। बी ऑल्टरनेटिव में वो कह रहा है नहीं जी 10 लाख रुपए डेट से ले लेंगे। और थर्ड ऑल्टरनेटिव में तो कुछ ज्यादा ही हो गया, उसने कहा 30 लाख रुपए डेट से लेंगे। टोटल कैपिटल तीनों की कितनी भाई? तीनों ही में ऑल्टरनेटिव में आपके 40 लाख रुपए बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है आपके सामने? डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। आओ जी, सबसे पहले कहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे? ईबीआईटी से क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो ईबीआईटी कितना है? 8 लाख रुपए। तो क्वेश्चन आपका कहां से स्टार्ट हुआ? 8 लाख रुपीज से। इसको भी 8 लाख का प्रॉफिट, इसको भी 8 लाख का प्रॉफिट और इसको भी 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बहुत बढ़िया सर। माइनस करो क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करो। एक्स बोल रहा है हमने तो डेट इशू ही नहीं करा, हमें तो कुछ भी नहीं देना। वाई कह रहा है जी हमने तो 10 लाख रुपए इशू करे हैं। कितने परसेंट के हिसाब से? 9% लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो 9% के हिसाब से 9,000 रुपए इसका इंटरेस्ट चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन, कितना डेट इशू करा? 30 लाख रुपए के डेट। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 9% इंटरेस्ट। 9 3 27, 27,000 रुपए इसके इंटरेस्ट में जाएंगे। तो एक्स पहले ऑल्टरनेटिव में 8 लाख रुपए आपके इंटरेस्ट के बाद बचे। दूसरे ऑल्टरनेटिव में आपने 9,000 रुपए दे दिया 8 लाख में से, तो आपका अमाउंट बच गया 79,000। 9,000 गया 10, ठीक है 70, कितना बचा? 8 लाख माइनस 9,000, 7,90,000 होता तो ये हो जाएगा 7,91,000। कैलकुलेशन सही चल रही है। 8 लाख डिवाइडेड माइनस
9,000, बिल्कुल 7,91,000 कंफर्म हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, 8 लाख में से आपने 27,000 माइनस करने हैं, तो 8 लाख में से आपने 27,000 को डिडक्ट कर दिया, तो कितना अमाउंट बचा जी आपके पास? आपके पास बचा 7,73,000। ठीक है जी। दोनों तीनों ने इंटरेस्ट चुका दिया है, आगे बढ़ रहा है, फॉर्मेट बिल्कुल वही चल रहा है। क्या माइनस करो? टैक्स माइनस करो भाई साहब, टैक्स माइनस करो। कितना टैक्स माइनस करना है? 30%। तो जो अमाउंट गिवन है उसका 30% आपने निकालना है। 8 लाख का 30%, 8 3 24। ठीक है जी। 2,40,000 रुपए आपके टैक्स में चले गए ऑल्टरनेटिव वन वाले के। दूसरे के पास कितना पैसा बचा? 7,91,000 रुपए। इसका 30% टैक्स निकाला, तो अमाउंट आ रहा है 2,37,300 रुपए। ठीक है जी। तीसरे वाले भाई साहब के पास पैसा बचा हुआ है 773 इंटू, ये टैक्स देंगे 2,31,900 रुपए। तीनों का टैक्स अमाउंट निकाल दिया है हमने। अब तीनों के टैक्स अमाउंट को हम माइनस कर देते हैं। 8 लाख रुपीज में से माइनस कर दीजिए 2,40,000, तो अमाउंट, रेस्ट अमाउंट बचकर आया आपके पास 5,60,000 रुपए। ये सारा चुकाने के बाद बचा है अब आपके पास। दूसरी तरफ दूसरे ऑल्टरनेटिव में आपके पास 7,91,000 रुपए बचे हुए थे, उसमें से आपने सरकार को 2,37,000 रुपए, 2,37,300 रुपए टैक्स के दे दिए। अब आपके पास जो बचकर आ रहा है अमाउंट वो है 5,53,700। कैलकुलेशन आप करते रहेगा साथ में। तीसरे ऑप्शन में आपके पास बचे हुए थे 773,000। इसमें से आपने उनको टैक्स दे दिया 2,31,900 रुपए का। ठीक है जी। कितना बचा? इसके पास बचा है सर जी 5,41,100 रुपए। दीज आर द फाइनल अमाउंट्स। तीनों के फाइनल अमाउंट आ चुके हैं। यहां पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूं ईपीएस का। पहले वाले भाई साहब के पास बचे हैं 5,60,000 रुपए। कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड करना है? 40 लाख इक्विटी शेयर से इशू करे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो भैया 100 से डिवाइड कर दो, कितने हजार हो गए? 40,000 शेयर है इनके पास। डिवाइड कर कर यहां से आप वैल्यू निकालेंगे। 40 से 40 कैंसिल हो गए, 4 से कैंसिल आउट करा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। 14 रुपए अर्निंग पर शेयर आ गई अगर आप पहले ऑल्टरनेटिव को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं दूसरे को फॉलो करूं, दूसरे को फॉलो करते हैं तो आपके पास बचा है 5,53,700 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव में आप देख ही रहे हैं कितना है, 30 लाख रुपए 100 रुपए के हिसाब से। तो कितने शेयर हो गए? 30,000 शेयर हो गए भाई साहब। तो 5,53,700 को डिवाइड कर दो 30,000 से। 18.45। चेक करते रहेगा आप भी, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना। तीसरे ऑल्टरनेटिव में आपने कहा अगर मैं तीसरे वाले को फॉलो करूं तो क्या होगा? तीसरे वाले में आपका प्रॉफिट बच रहा है 5,41,100 रुपए। और इनको मैं कितने शेयर होल्डर में बांटूंगा? 10 लाख रुपए आपने शेयर से लिए थे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000 हो गए जी। तो ये तो भाई साहब 3 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये पॉइंट लग गया। इसका आंसर तो 54.11 आ गया। बताओ कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है? कौन सा ऑल्टरनेटिव है जिसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट मिलेगा? सर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 3 की अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है। तो अब आप ए के आंसर में लिखेंगे अंडर विच ऑफ 3 ऑल्टरनेटिव विल द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप लिखोगे ऑल्टरनेटिव 3, द कंपनी बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ए का आंसर हो गया ऑल्टरनेटिव 3। अब आते हैं बी वाले पार्ट पर। जरा बी वाला क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, हाँ कभी छोड़कर आ जाओ। बी वाला पार्ट, डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट। तो जिस तरह से आपने अभी तक पीछे जितने क्वेश्चन पढ़े हैं
और जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप उसमें एक चीज तो नोटिस कर रहे हो, जो डेट ज्यादा इश्यू कर रहा है उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ये चीज समझ आ रही है? जो चीज जो डेट ज्यादा इश्यू कर रहा है उसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। ये देखो ये रहा, इन सब में डेट सबसे ज्यादा किसका था? थर्ड का। कितना? 30 लाख रुपए। इसका कितना डेट? 10 लाख। इसका जीरो। जिसका सबसे कम डेट उसका ईपीएस सबसे कम आया। तो बच्चे को लगता है ज्यादा डेट इश्यू करो, इक्विटी वालों को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये बात याद तो रखनी है, लेकिन कैसे याद रखनी है वो ध्यान से समझिए। अब पार्ट बी के अंदर आपसे उसने खुला क्वेश्चन पूछा है, क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ेगी डेट इंक्रीज करने के साथ? तो अब आपने आंसर लिखना है नो। क्यों? अगर हम डेट बढ़ाएंगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ तो रही है। अभी हमने इस क्वेश्चन में भी देखा, इससे पहले एग्जाम्पल में भी देखा। नो, आंसर समझ लीजिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारे लिए फेवरेबल कब है? ये जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात चल रही है कि इक्विटी के साथ डेट यूज करो और इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो फेवरेबल कब है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल ओनली, केवल तब, व्हेन ROI इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये चीज आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। क्या बताई भाई? कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो आप इक्विटी के साथ शेयर का यूज कर इक्विटी के साथ डेट का यूज कर रहे हो, ये सिर्फ तभी आपके लिए बेनिफिशियल और फेवरेबल होगा जब ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। सर इस वाले क्वेश्चन में दिखाओ जरा, कहाँ है? इस वाले क्वेश्चन में देखो भाई, 8 लाख रुपए आपका ROI है। हाँ ठीक है। तो अगर मैं आपसे ही पूछूं 40 लाख का 8 लाख, कितना परसेंट बैठ गया? 40 लाख का 8 लाख रुपए अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट बैठा ये? 40 लाख रुपए की टोटल कैपिटल, उसके अंदर 8 लाख रुपए अगर हुआ तो कितना बैठा? अगर आपको परसेंटेज निकालनी है ROI की, तो आप ROI की परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालोगे? EBIT की वैल्यू पुट करो और डिवाइड करो टोटल कैपिटल से, इंटू में 100 कर दो, पता चल जाएगा आपको। देखो 8 लाख रुपीज है ना आपके पास, हाँ जी, और टोटल कैपिटल कितनी है सबकी? 40 लाख रुपए है जी। इंटू में 100 कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, 4 2 20। यानी इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आपकी जो ROI है, जो 8 लाख रुपए दे रखे हैं, वो 20% प्रॉफिट दिखा रहा है। अच्छा ठीक है 20%। और इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? ये देखो जी 9% लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डेट। कौन ज्यादा? ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है ना? हाँ जी, ये 20% दे रखा है और ये दे रखा है मात्र 9%। इन दिस केस आप जितना डेट यूज करोगे उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। इन दैट केस जितना डेट यूज करोगे उतना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। इसी को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम कहते हैं। अगर इफ एनी केस ROI इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप मान लीजिए आपका डेट यूज करना आपकी अर्निंग पर शेयर को डिक्रीज कर देगा। ये बात आप नोट कर ले अच्छे से कॉपी के अंदर। अर्निंग पर शेयर कब बढ़ेगी? जब ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने सेकंड पार्ट का आंसर नो लिखा है कि ऑलवेज नहीं होता। जी, तो मैंने वहां लिख दिया नो, trading on equity is favorable only when ROI is greater than rate of interest. If any case ROI, if any case ROI is less than rate of interest, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर दो दो मार्क के क्वेश्चन भी आएंगे और आपसे कहा जाएगा कि फाइनेंस मैनेजर ने 40 लाख रुपए रेस किए हैं। ठीक है जी, वो आपसे क्वेश्चन में बड़े मोहब्बत से पूछेगा कि बेटा एक बात बताओ। आप कहेंगे हाँ जी बताओ, पूछो क्या बात है। तो उसने कहा जी देखो 40 लाख रुपए आपने रेस कर लिए हैं। हाँ जी 40 लाख रुपए रेस कर लिए हैं मैंने। दरअसल हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी 40 लाख रुपए के शेयर से हमने पैसा रेस कर रखा है। वो कहेगा जी अब जो है थोड़ा सा पैसा चाहा जा रहा है कि डेट से इशू कर लिया जाए। तो वो आपसे कहेगा 20 लाख रुपए डेट से इशू करें
या 20 लाख रुपए और इक्विटी शेयर से इशू करे, ये आपके सामने दो ऑल्टरनेटिव रखे जाएंगे कि भाई 20 लाख रुपए की जरूरत है कंपनी को, तो कंपनी सोच रही है डेट यूज करे कि इक्विटी यूज करे। अब इस केस में बड़े आराम से समझ लो, अगर छोटा क्वेश्चन आता है, आप इन दो चीजों पर फोकस करो, ROI और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना गिवन है। अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, आंख बंद करके लिख देना कि डेट का यूज करने से अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। यानी कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव? ए ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ROI कम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ज्यादा हो, तो याद रखना ये डेट का यूज करने से अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं है, दो दो मार्क एक एक मार्क के क्वेश्चन है। तो आप कंडीशन याद रखो कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल व्हेन ROI इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। उम्मीद है ये क्वेश्चन आराम से आपके समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए तो उम्मीद है कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। क्रिश लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग कारपेट और होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके पास शेयर कैपिटल 70 लाख है, तो हम यहां लिख लेते हैं 70 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ एक्सपेंशन चाहती है और उसको चाहिए 50 लाख रुपए और। ओके, द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर हैज रिकमेंडेड दैट द कंपनी कैन रेज फंड ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर। तो प्रभाकर साहब ने कहा कि जो 50 लाख रुपए चाहिए ये हम डेट से इशू कर लेते हैं। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 7% इंटरेस्ट पे। ठीक चल रहा है? हाँ जी, ठीक चल रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है? तो प्रभाकर साहब जो कि फाइनेंस मैनेजर, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ऐसा कर लेते हैं। गिवन दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी आफ्टर एक्सपेंशन, टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 70 लाख और 50 लाख, 120 लाख रुपए की टोटल कैपिटल हो गई आपके पास। कंपनी कह रही है, मान लो एग्जाम्पल में कि ऐसा ही हुआ, प्रभाकर साहब ने डेट का ही यूज करा और उसके बाद कंपनी की अर्निंग पर शेयर 35 आ रही है। आफ्टर एक्सपेंशन अर्निंग पर शेयर इज ₹35। हाँ, 35 रुपए की अर्निंग पर शेयर आ रही है, जिसमें टैक्स कितना परसेंट है? 30%। क्या प्रभाकर ने जो ये डिसीजन लिया है कि उसने जो डेट इशू करे हैं 50 लाख रुपए के, आपके हिसाब से ये जस्टिफाइड है या नहीं? वर्किंग करके बताइए। तो ये तो सर क्वेश्चन उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में हमें ROI गिवन था, अब तक के क्वेश्चन में हमें EBIT गिवन था, और हम उसकी बेसिस पर आगे क्वेश्चन सॉल्व करके क्या निकालते थे? अर्निंग पर शेयर निकालते थे। इस क्वेश्चन में तो उल्टा हो गया, अर्निंग पर शेयर गिवन है और हमें बताना है कि प्रभाकर ने ये शेयर्स के साथ जो डेट यूज करने का डिसीजन लिया ये अच्छा था या नहीं। तो फिर दोबारा आप उसी चीज को याद रखिए, अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो डेट यूज करने का मतलब EPS बढ़ेगा। ये बात बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डिबेंचर का? 7%। ROI तो गिवन ही नहीं है। अगर ROI मुझे पता होता तो ये क्वेश्चन तो बहुत चुटकियों में हो जाता। अब मेरे को ROI गिवन नहीं है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको मेहनत करके वर्किंग शो करनी पड़ेगी। अब आप एक ही चीज तो नोट कर लीजिए, अर्निंग पर शेयर हम सबसे लास्ट स्टेप पे निकालते थे। पीछे के क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अर्निंग पर शेयर ये रहा, ये सबसे लास्ट में निकाला था, और ROI सबसे पहले स्टेप में ये रहा। अब आपको क्वेश्चन को रिवर्स लेके जाना है। आपको, आपका क्वेश्चन ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, अब आपका क्वेश्चन इस डायरेक्शन में जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इस व्यू से सोचते हुए चलेगा कि हमें ऊपर जाना है, अपोजिट। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला आपने बताया था EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ जी, यही बताया था। EAT क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है? नहीं। अच्छा जी, चलो, नंबर ऑफ शेयर्स तो पता है ना आपको, 70 लाख रुपए
₹100 ईच, तो उसका मतलब आपने 70,000 शेयर्स इशू किए होंगे, ठीक है। अर्निंग पर शेयर आपकी 35 है, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ जी कर लेंगे। 35 को 70,000 से मल्टीप्लाई कर लो। EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स आपकी निकल कर आएगी 24,50,000 रुपए। ये है आपका इस क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। पहले ये तो पता लगाओ कि प्रॉफिट हुआ कितना था, तो हमने प्रॉफिट पता लगा दिया कि सब कुछ चुकाने के बाद, टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद हमें 24,50,000 रुपए का अर्निंग हुई थी। अच्छा, अब जरा ये बताओ कि हमने डेट पर इंटरेस्ट कितना दिया होगा, कितना दिया होगा देख लेते हैं। 50 लाख डेट से इशू करे 7% के हिसाब से, तो 50 लाख का 7% आपको पता ही है 3.5 लाख रुपए हो जाता है। इसका मतलब हमने इंटरेस्ट पे करा होगा, कितना पे करा होगा, 3.5 लाख रुपए हमने पे करा होगा। ठीक है जी, अब मैं आपको लेके चलता हूं। EAT आफ्टर टैक्स निकल चुका है, मैंने आपको भी पीछे हिंट दिया कि हम क्वेश्चन को रिवर्स लेके चल रहे हैं। EAT निकल चुका है, तो मुझे अब EBT पर पहुंचना है। EBT मतलब सर अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले हम कितना पैसा कमा रहे थे। तो अगर मैं EBT निकालना चाहता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूं कि मैं EBT में से टैक्स माइनस कर दूंगा, तो EAT आएगा। ये वाला पार्ट मतलब समझा नहीं मैं, ये वाला पार्ट के लिए आप ये देखो ना फॉर्मूला, हाँ ये देखो, इंटरेस्ट देने के बाद ये एक तरीके से EBT हो गया ना, अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ इंटरेस्ट चुका दिया, तो अर्निंग बिफोर टैक्स और EAT में देखो, अगर आपको यूं नीचे जाना है तो उसमें से टैक्स रेट रिड्यूस करना पड़ा ना, वही तो कर रहा है। EAT इज इक्वल्स टू EBT माइनस टैक्स रेट, तो हमने वही करना है, मैंने यहाँ पर वही लिखा है। अब क्वेश्चन में सर EAT तो दे रखा है कितना, 24,50,000 रुपए। सर टैक्स तो है ही नहीं, नहीं टैक्स तो है, कितना परसेंट, 30% है, ठीक है। क्या EBT दे रखा है, नहीं, तो बेटा अज्यूम कर लो, लेट EBT बी एक्स, इसका मतलब ये एक्स अमाउंट है, और आपको 30% टैक्स देना होता है इस अमाउंट के ऊपर, तो उसका मतलब 30% ऑफ एक्स हो गया। और 30% ऑफ एक्स को क्या मैं 0.30x लिख सकता हूँ, कुछ बच्चों को समझ आ रहा होगा। 30% यानी 30/100, इसको मैं 0.30 लिख सकता हूँ। तो मैंने टैक्स की जगह पे 0.30x लिख दिया, 24,50,000 रुपए इक्वल टू में लिख दिया। अब आपको पता है ये 1x में से 0.3x गया तो 0.70x बचा, 24,50,000 रुपए। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, 24,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 0.70। हाँ जी ठीक है सर, सही चल रहा है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल पाऊंगा भाई, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं जी, सिंपली इसको डिवाइड करने के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 35 लाख रुपए, 35 लाख, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ओके, अर्निंग बिफोर टैक्स मेरा 35 लाख रुपए, यानी टैक्स देने से पहले मेरी अर्निंग 35 लाख रुपए थी। अभी मुझे और ऊपर जाना है, कौन सा, इंटरेस्ट की बात आ गई, इंटरेस्ट। अब मैं EBT निकाल चुका हूं, अब मुझे EBT से कौन से स्टेप पे जाना है, EBIT पर मुझे जाना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो बिफोर इंटरेस्ट पे जाने के लिए अपोजिट, इंटरेस्ट माइनस करते थे, अब आपको ऊपर की डायरेक्शन में जाना है, तो आप सिंपली इस अमाउंट में इंटरेस्ट प्लस कर दीजिए। तो 35 लाख रुपए में 35 लाख रुपीज में आप इंटरेस्ट का अमाउंट प्लस कर दीजिए, जो कि कितना था, 3,50,000 रुपए। यू विल गेट EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो टोटल अमाउंट आपका बैच गया 38,50,000। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ था, हम इसको अपोजिट लेके चले बिल्कुल। 38,50,000 रुपए प्रॉफिट था कंपनी का, प्रॉफिट तो निकल गया, लेकिन मुझे तो परसेंटेज पता लगानी है ROI की, क्योंकि यहाँ पे 7% आ चुका है, मुझे ये पता लगाना है ROI कितना परसेंट था। तो मैंने अभी आपको ROI निकालने का फॉर्मूला बताया था कि EBIT यानी जितना भी प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कितनी है,
सो 20 लाख इनटू में बेटा 100 कर दो, आरओआई की परसेंटेज पता लग जाएगी। तुम डिवाइड करके देख लेना आराम से, 32.08% आएगा। इसका मतलब हमारी आरओआई 32.08% है। कौन ग्रेटर है? आरओआई ग्रेटर है। आरओआई ग्रेटर होता है तो डेट इश्यू करने से ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल होता है ना। इसका मतलब प्रभाकर जी ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि उन्होंने शेयर्स के साथ डिबेंचर का यूज किया, और ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये हमारे लिए फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी यहां पर प्रभाकर ने इक्विटी के साथ डेट का यूज करके एक अच्छा डिसीजन लिया, जिससे उसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ गई होगी, जो कि 35 आई है। तो ये है क्वेश्चन जो बिल्कुल आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले गया। स्टेप नंबर 1 आपने यहां से शुरू करा, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है जी। फिर आपने स्टेप नंबर 2 यहां से शुरू करा, ईबीटी निकाला। ईबीटी के बाद आपने स्टेप नंबर 3 ईबीआईटी निकाला, और उसके बाद आपने स्टेप नंबर 4 में आरओआई निकाला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इससे ज्यादा नहीं घुमाना चाहिए उसको क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाय, सी यू।